धरती हमारा घर है, इसके कुदरती वसाइल और इसकी खूबसूरती हमें एक खुशगवार जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। बट कटे हुए जंगलात, फैक्ट्रियों का धुआं और पिघलते हुए ग्लेशियर्स, इन सब की वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें कुदरती ही नहीं इंसानी अवामिल भी शामिल है। इंसानी तरक्की की जस्तजू ने जमीन के कुदरती निज़ाम को मुतासिर करना शुरू किया। फॉसिल फ्यूल्स का बेदरेग इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और सनती आलूदगी ने माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने लगा है, जो कि अब ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के असरात की वजह से मानसून की तब्दीली, ज़री रुकावटें, पानी की कमी या खुश्क साली जैसे मसाइल आने वाले वक्त में शिद्दत इख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़राअत और मईशत मौसमी हालात पर मुनहसर करती है। लेकिन अब आबोहवा और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन से उगने वाले अजनास, खुराक और पानी शदीद बहरान की सूरत अख्तियार कर रही हैं। नाज़रीन, हमारे साथ है डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिस आहद यूसुफ खान। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इसके हवाले से पाकिस्तान को सबसे बड़ा कौन सा मसला दरपेश है? क्या वो सैलाब है, क्या वो फसलों की कम पैदावार है, क्या वो स्मॉग है, या कोई और मसला है? देखिए, दर्जा हरारत जो है, मेरा ख्याल है दर्जा हरारत की तब्दीली, जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत हमारा गर्मियों में इतना राइज़ कर जाता है, हीट वेव जो है वो सबसे बड़ा पंजाब में मसला है। दूसरे नंबर पे जो हिमालयन हमारे जो ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती है, उससे फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, और मानसून में बारिशों में जो तब्दीली है, कभी बहुत ज़्यादा बारिशें, कभी कम जी, उससे सैलाब का भी इक्वली ख़तरा है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे एग्रीकल्चर, और अल्टीमेटली हमारा फूड सिक्योरिटी को इसकी वजह से खतरा है। मैडम, जैसे आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज का फसलों के ऊपर बड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जब फसलें कट जाती हैं और जब उनका वेस्ट बर्न होता है, उससे स्मोक जैसा इशू आ जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? वेस्ट का जो मेन इम्पैक्ट है वो 20% है तकरीबन स्मोक पे, कह सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी। तो वेस्ट बर्निंग भी एक इशू है, उसको हुकूमत जो है वो उसने इस दफ़ा EPA ने बहुत इकदाम लिए हैं, EPD ने बहुत इस पे काम किया है। वेस्ट बर्निंग के लिए काफ़ी जगह पे पाबंदियाँ लगाई हैं। पाबंदियों के अलावा इसके हुकूमत ने पंजाब क्लीनर एक्शन प्लान एक लेके आए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर वेस्ट और वेस्ट बर्निंग पे एक हैप्पी सीडर प्रोग्राम भी लेके आए हैं वेस्ट बर्निंग के लिए। इस वक्त हम महमूद ब्यूटी पे खड़े हैं। ये 1997 से जो है ना एक लैंडफिल साइट थी जो बन रही थी, तो इसको आपने बड़ा ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। इसका क्या प्लान है और क्लाइमेट चेंज के वाले से ये कैसे हेल्पफुल होगी, ज़रा उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, माहौलियाती तब्दीली में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो मीथेन का है। CH4 जो है वो मेन किरदार अदा करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की इसकी एमिशन रिडक्शन के लिए हम लोगों ने इस महमूद बूटी को पहले तो कन्वर्ट कर रहे हैं। हम एक इसको कैपिंग कर रहे हैं, ये सारे कूड़े को हम यहाँ से, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा यहाँ कितनी स्मेल है, और सारा आप सोचें कि हम इतना इम्पैक्ट हो रहे हैं तो लोग यहाँ पे कितना इम्पैक्ट होंगे इर्द गिर्द के। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रूडा ने काविशें की हैं वो यही कि सबसे बड़ी यही है कि आप इसको कूड़े को ख़त्म करके इस पर कैपिंग करके इसे सोलराइज पार्क में तब्दील करें। नीचे जो मीथेन है उसकी कलेक्शन के लिए कलेक्शन सिस्टम बना के हम उसको फ्लेयर करें। फ्लेयर मतलब ये कि उसको अल्टीमेटली जो एक ग्लोबलाइज अप्रोच है कि मीथेन की रिडक्शन के मेथोडोलॉजी, इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी, उसको फॉलो करें, और हम अल्टीमेटली इसको लेके जाएंगे टुवर्ड्स कार्बन एमिशन और नेट ज़ीरो की जो अप्रोच है। डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनली आपकी क्या इंटरेक्शंस रहती हैं और इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं? जी, इंटरनेशनल रूडा जो है वो इंटरनेशनली बहुत कनेक्टेड है तमाम इदारों के साथ। सबसे पहले जो इसने अप्रोच अडॉप्ट की ये है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, इसमें इसने अपना बड़ा किरदार अदा किया रूडा ने। इस दफ़ा COP29 में बाकू में हमने डीकार्बनाइजेशन पे एक पूरा टॉपिक पे हमने कवर किया है। जाके हमने अपने महमूद बूटी और लखोडेर
कि जो मंसूबों पे हम कार्बन एमिशन के लिए काम कर रहे हैं, हमने वहाँ पे जाके सारी This दुनिया plan को was उस पे basically आगाह किया Okay, है। okay, जी जी, okay, सारी okay. दुनिया को इस पे आगाह किया है, सारी दुनिया को बताया कि हम इस मंसूबे पे किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो रूडा जो है वो मेनली मीथेन जो रिडक्शन है उस पे काम कर रहा है। That's good. अच्छा, वैसे एक ट्रेंड बन गया है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, तो उसके ऊपर आप कोई काम कर रही हैं, रूडा कोई काम कर रहा है उसके ऊपर? जी, मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि रूडा इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज यूनिट बाकायदा इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हम अपनी जो ये महमूद बूटी, लक्कोडैर और न्यू लैंडफिल साइट भी डेवलप कर रहे हैं, जो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट होगी, Okay. जिसमें प्रॉपर एक कूड़े की का इंतज़ाम होगा कि किस तरह कूड़े को मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल प्रैक्टिस के साथ। तो इसको हम लेके जा रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स की तरफ, जिसमें हम इससे जिसे कहते हैं कि कूड़े को संभाल के मीथेन एमिशंस ख़त्म करके, माहौल को ठीक करके कार्बन एमिशंस रिडक्शन दुनिया में इंटरनेशनली वेरीफाइड जो इदारे हैं, वेरा या जीसीसी या गोल्ड स्टैंडर्ड, उनको वेरीफाई करा के, वैलिडेट करा के हम ये प्रूव करेंगे कि हमने कार्बन एमिशंस इतने ख़त्म किया। और उसके नतीजे में जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो कार्बन क्रेडिट्स जो हैं उनकी सूरत में पे करते हैं। नाज़रीन, वेस्ट कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बड़ा कलीदी किरदार है इसका। अभी हम महमूद बूटी की एक साइट के ऊपर थे और वहाँ पर आपने देखा वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी लेयरिंग की जा रही है। उसी का कुछ डाटा है जो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ शेयर करें और ये फैक्ट्स के और फिगर्स के हवाले से हमें बताएं कि फ्यूचर में इसका क्या प्लान है और उसको आपने किस तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करना है। इसका जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि कूड़े को कैसे हम संभाल रहे हैं, इसका साइट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे इसका पूरा एक प्लान रेडी है। ये सबसे पहले है सारा ये पूरी जगह जो अभी हम जहाँ पे खड़े थे, ये इस जगह पे हम ये पूरा ये कूड़े का मैदान है। हम ये सारा हिस्सा जो है ये इसके एक जो डीप रूटेड नहीं पौधे लग सकते कूड़े के ऊपर, एक शॉर्ट रूटेड पौधे होंगे जो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रीनरी में, और इसे सोलर पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलराइज, जिसके बिजली भी पैदा होगी, अल्टीमेटली कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं और क्लीन एनर्जी का ये बेहतरीन जरिया है। सो आप पहले उसको पूरे को आप जो है उसकी लेयरिंग करेंगे और कैपिंग वहाँ पर कैपिंग करेंगे। जी, वो ये मैकेनिज्म देखें, ये है, ये उसका पूरा कैपिंग का मैकेनिज्म है कि किस तरह से हमने इसको लेयर्स में जो HDPA इनर लेयर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसकी जो ड्रेनेज की लेयर है, जियो टेक्सटाइल है, फिर ड्रेनेज लेयर है, फिर प्रोटेक्टिव जियो टेक्सटाइल लेयर है, और उसके फाइनली इसके ऊपर ये प्लांटेशन कर देंगे, ओके, ग्रीनरी कर देंगे। इससे जो ये सारा जो प्रोसेस है, इससे ये लास्ट में जो है हमारी मीथेन जो अल्टीमेटली हम जिक्र कर रहे थे, उसके कार्बन एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है, वो पर ईयर हमारे कार्बन क्रेडिट्स जो जनरेट करेंगे वो तकरीबन 1 लाख जो है टन जो है वो कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करेंगे। मतलब हम इतने कार्बन एमिशंस माहौल से ख़त्म करेंगे, जो कि माहौलियाती तब्दीली का मेन क्रक्स है। सोलर एनर्जी से हम तकरीबन 6.5 मिलियन यूनिट्स और 5 मेगावाट जो और सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करेंगे, और फिर लैंडफिल साइट जो गैस है उसकी कलेक्शन सिस्टम से भी अल्टीमेटली जनरेटर्स या जिस तरह से भी हम एक सिस्टम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। सी पिक्चर है, तो ये इसका फाइनल लेआउट है, राइट? ऐसे जी जी बिल्कुल। ये देखें, ये स्टेप वाइज एक सबसे पहले हम स्टेबलाइजेशन वेस्ट की करेंगे, स्लोप्स बना रहे हैं। राइट, अभी आपने देखा था वो स्लोप बन रही हैं, राइट। उस प्रोसेस में फिर लीचेटिस का कलेक्शन सिस्टम, गैस रिकवरी सिस्टम, मीथेन का रिकवरी सिस्टम, उससे चाहे अल्टीमेटली आप जनरेटर से बिजली पैदा करें या उसको आप फ्लेयरिंग सिस्टम, जिस भी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद क्लोयर कैप इसकी लगाई जाएगी, एंड देन अलाइड जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हम फॉरेस्ट्री और ऊपर सोलराइज पार्क में इसको ये वाला जो चार्ट है, ये काइंडली जरा बताइएगा, ये इसके अंदर का हीट एमिशन है, गैसेस एमिशंस है? जी, ये रेड एरिया पूरा जो है ये यानी ये हाई और जिसे कहते हैं टॉक्सिक जोन एरिया है, लाइक इसमें मैक्सिमम
आप देखें तो वो एक सैटेलाइट के थ्रू भी एक मैक्सिमम एमिशंस, ये कार्बन एमिशन शो करा रही है। ये Right. फ्यूम्स हैं Okay. जो इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के फ्यूम्स कलेक्ट हुए हैं। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां पानी की कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक पानी की दस्तयाबी में 5000 क्यूबिक मीटर से 1000 क्यूबिक मीटर तक कमी वाक़या हो चुकी है। पाकिस्तान में पानी की फराहमी बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध के निज़ाम पर मुनहसर है, जो कि कोहे हिंदुकुश, कराकरम और हिमालय के बर्फानी पिघलने वाले पानी से हासिल होता है। ये ग्लेशियर बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात PMD के मुताबिक खित्ते में ग्लेशियर सालाना 30 से 60 मीटर की शरह से पीछे हट रहे हैं, जिससे दरियाए सिंध में दस्तयाब पानी में नुमाया कमी आ रही है। ये गैर मुतवक्किया पानी की कमी सुबह पंजाब और सुबह सिंध के मबैन कशीदगी का बायस बन रही है, क्योंकि यहाँ आबपाशी पर ज्यादा इन्हिसार किया जाता है। क्लाइमेट चेंज के बायस कौमी सलामती खतरे में है, मगर कैसे? न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरूनी सरहदों के पार पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस इंडिया, जो कि पाकिस्तान के साथ आबी वसाइल का इश्तराक करता है, यही वजह है कि दोनों ममालिक के मबैन पानी के तनाज़ात मजीद बढ़ने का कवी इम्कान मौजूद है। जैसे कि किशन गंगा डैम पर तनाज़ात कुछ अरसे से सर उठा रहे हैं, जिससे खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि माहौलियाती तब्दीलियों से लाहक अहम सिक्योरिटी खतरात पर पाकिस्तानी फौज की भी गहरी नजर है। पाकिस्तान कम्स इन टॉप 10 कंट्रीज व्हिच इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान बहुत सारे डिजास्टर्स को फेस कर रहा है, जैसे कि फ्लड्स, हरिकेन हो गया, हीट वेव्स होगी, ड्रॉट्स हो गए, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की या क्लाइमेट माइग्रेशन पे, आप देख सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं या जब भी कोई ग्लेशियर मेल्ट होता है या जब कोई हरिकेन्स आते हैं, जब कोई हीट वेव आती है, तो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जब फ्लड्स आते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो मानसून सीज़न है इट्स अ रिकरिंग इवेंट। जब भी हैज़ार्डस सोल्यूशन होती है, जब भी कोई इशू होता है, तो लोग अपने घर बार छोड़ के आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोगों के स्कूल्स, उनकी हेल्थ के फैसिलिटीज़, पानी की कमी, ये सब चीज़ें रोनुमा होती हैं। तो इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या अच्छे एरियाज़ में शिफ्ट हो जाती है। अब उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पर फिर जो आपके मेन एरियाज़ हैं, जैसे कि आपके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, जब लोग इन एरियाज़ में अर्बनाइज हो जाएंगे तो वहाँ पर इश्यूज़ जनरेट होते हैं। फॉर इंस्टेंस वहाँ कंजेशन आ जाती है, वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक आ जाती है, वहाँ पे बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स इमिट होते हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये ग्राफ आपको बताता है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रॉट, फ्लड और एग्रीकल्चर फेलियर की वजह से कितने हजार खानदान शिफ्ट हुए अपने आबाई इलाकों से दूसरे इलाकों में, यानी कि उन्होंने क्लाइमेट माइग्रेशन की। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर टॉप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आता है विच इज़ इम्पैक्टेड बाय द स्मॉग। और आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम ज़्यादा लोग यहाँ पर नकल मकानी करके आते हैं तो वहाँ पर आप गार्बेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यानी कि आपका ना सिर्फ इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है, आप कंजेस्टेड एरिया में आते हैं, आप ना साफ सांस ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सही इन्वायरमेंट भी जो है ना उसमें नहीं रह सकते, यानी कि इन्वायरमेंट भी आपका पोल्यूटेड होता है। और इसका हल यही हो सकता है कि जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सोचना है। अब आपके जो अर्बनाइजेशन जब हो रही है, ये बहुत सारे लोग आपके मेजर सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दैट शुड बी सस्टेनेबल, यानी कि वो इन्वायरमेंटली बड़ा सेफ़ होना चाहिए। आपके सिटी स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि खुद वो एनर्जी खुद जनरेट करें। सोलर की बात करूँगी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आएँ, टॉक्सिक मटेरियल्स कम यूज़ करें, कार्बन लेस एमिट करें। और आप कम से कम जब भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दैट शुड बी गॉन नॉट हॉरिजॉन्टली, इंस्टेड इट शुड गो वर्टिकल, ताकि आपका एरिया भी कंजेस्टेड ना हो और आपके कम से कम आपको जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन की, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक बजट रखा होता है कि ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर इलाके में हमने एक बजट के हिसाब से, लोगों के प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको तकसीम करना होता है। लेकिन जब हर चीज़ ही एक शहर में इकट्ठी हो जाएगी तो रिसोर्स एलोकेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑब्वियसली हमारा यही होता है कि जी हम जितनी भी जो एलोकेशन करें बजट की, यानी कि जो टैक्स पेयर मनी है, वो हर जगह पे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलोकेट हो। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स एक शहर में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उन्हीं के प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं बचता।
पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है और मौसमियाती तब्दीली इसे मज़ीद ख़राब कर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI के मुताबिक पाकिस्तान 116 ममालिक में 106 नंबर पर है, जहां तकरीबन 40% आबादी भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बारिश के बदलते हुए पैटर्न और पानी की किल्लत की वजह से ज़री पैदावार में कमी के बायस खुराक की कीमतों में इजाफे मुतवक्के हैं, जिससे देही इलाकों की आबादी शदीद मुतासिर होने का खतरा है। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप यही देखते हैं कि जब फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स आती हैं, ड्रॉट्स आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी मतलब ज़िंदगियों पे होता है, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारी फसलें बड़ी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, जैसे हमारी कपास थी, हमारी गंदम थी, किसी ज़माने में हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हालात ही आ गए क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी एग्रीकल्चर भी जो है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको जाएँ अपने एग्रीकल्चर को लेके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, ताकि हीट भी हमारी फसलें बर्दाश्त कर सके और प्रैक्टिस ऐसी लेके आए ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें ग्रीन एनवायरनमेंट की, तो हमें अपनी अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए अपने यूथ को, ख़ास तौर पर सबको, कि क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं, दरख्त उगा सकते हैं, वैसे भी दरख्त लगाना एक नेमत होता है, और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को हम साफ़ रख सकते हैं। हुकूमत पंजाब, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए सूबे भर में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस नस्ब कर दिए हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब हर गुजरते वक्त के साथ क्लाइमेट चेंज के शदीद असरात की जद में है। लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाले 5 मोबाइल यूनिट्स भी तैनात किए गए हैं, जबकि इसके अलावा 8 अहम मुकामात पर लगाए गए फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लाहौर के फ़ज़ाई मेयार के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेंगे। इसमें 5 जो है मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। इनका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, जहाँ पे हॉट स्पॉट हो, हम ये स्टेशन उधर ले जाके तो माहौल और हवाई आलूदगी जो है उसको मैयर कर सकते हैं। और इसकी जो साइट्स हैं, मतलब हमने ये इंस्टॉल किधर करने हैं, उस सब के लिए हमने US EPA की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की हैं। और ये हमें बताएगा कि हवा में PM10 की मिक़दार कितनी है, PM2.5 की कितनी है, ओजोन, नॉक्स, सॉक्स और कार्बन मोनोक्साइड। इसके अलावा जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी बताएगा कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है और विंड स्पीड क्या है। इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के साथ साथ पार्टिकुलेट मीटर, PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन पर लाइव डाटा फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डाटा की मदद से हुकूमत मजीद बाखबर रहेगी, अवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर फैसला साजी कर सकेगी। आज से पहले एक सहाफ़ी के लिए, एक एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला ही डाटा गैदरिंग था, लेकिन इन फैसिलिटीज की बेस के ऊपर we will be able to find out good data and get better solutions for public. Our company is committed to make contributions to the environmental protection of the entire Punjab. We want to collaborate with the government of Punjab to make a better future for the people of Punjab, to make their living conditions much better than before, and make contributions for the future generations. वेस्ट आता कहाँ से? एक घर से आता है, एक इंडस्ट्री से आता है, और उसके बाद उसको कलेक्ट करने के लिए अभी हम लाहौर में बैठे हैं, तो यहाँ पे है LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे साथ है CEO LWMC। हम इनसे जानना चाहेंगे गार्बेज कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन और जो प्लास्टिक का डिस्पोज ऑफ है उसके हवाले से आपका कोई प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वर्किंग में हो या कोई आगे फ्यूचर में कोई प्लान? जी, हम बिल्कुल सर्कुलर इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए हमने एक जो स्टेप लिया है, उसमें हमारी चूँकि एक लार्ज फ्लीट है, उस फ्लीट के लिए बहुत ज़्यादा ड्रम्स के अंदर ऑयल आता है, तो ड्रम्स जो हैं वो हमें ज़ाया जाते थे, डिस्पोज ऑफ होते थे, प्लास्टिक के हैं, उनको अब हम बिन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और खूबसूरत ड्रम्स के अंदर बना रहे हैं। आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उन ड्रम्स को पेंट करते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस उसके ऊपर लिखते हैं और फिर लाहौर के डिफरेंट जगहों पे उनको इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा जो हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उनको भी हम ग्रीन करने का एक प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है, जिसमें जहाँ पे वेस्ट टेम्परेरली आता है, क्योंकि ये इलाके आबादियों के करीब होते हैं तो वहाँ से हमें कंप्लेंट्स भी आती थी, तो अब हम उनमें प्लांटेशन, ग्रास और उसको छोटा सा पार्क के अंदर जो है वो कन्वर्ट Very किया nice. जा रहा है। तो ये हमारे क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आई थिंक बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने जो अपनी माइलेज कम की है और जो हमने अपनी फ्यूल की कंजम्पशन जो कम की ट्रक्स है। आप यूज करते हैं घरों की कलेक्शन में जी, उनकी? हमारे पास कोई 10,000 के करीब पॉइंट्स हैं जहाँ से डेली वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। ओके 1,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सुबह निकलती हैं और इन पॉइंट्स को क्लियर करती हैं। इसमें हमने लाम्स के साथ पार्टनर किया, एक AI बेस्ड सिस्टम बनाया जिसके थ्रू इन गाड़ियों की मॉनिटरिंग हुई, इन गाड़ियों की रूट ऑप्टिमाइजेशन हुई, जिसकी वजह से हम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख लीटर फ्यूल जो है वो महीने Very का nice, सेव कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो वो भी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शन है। और इसके अलावा मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, जिसमें CM साहिबा के विजन के मुताबिक पंजाब की हर तहसील, हर गांव और हर शहर में वेस्ट का एक निज़ाम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके अंदर जो सेकंड फ़ेज़ है, सेकंड फ़ेज़ के अंदर वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट सेग्रीगेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो वेस्ट है ये अभी तो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये सेग्रीगेट होगा, रीयूज़ होगा, रीसेल होगी और इसके साथ एनर्जी की प्रोडक्शन भी होगी। वेरी गुड। अच्छा सर, वेस्ट कलेक्शन के लिए कोई प्लान आप आ रहा है कि कोई डोर टू डोर, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में बड़ी अच्छी कैंपेन चली, तो उस तरह का कोई प्लान आपके पास है कोई? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसके अंदर हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर हाइड्रोलिक वेस्ट व्हीकल्स हमने मैन्युफैक्चर कराई हैं जो कि हर यूसी में फिरेंगी और 2 मिलियन से ऊपर यूनिट्स बनते हैं लाहौर के, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। उनके अंदर हर शहर, हर घर और हर दुकान तक उसकी Very एक्सेस nice. होगी और डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सर, बड़ा अग्रेसिवली और बड़ा एक्टिवली LWMC पार्टिसिपेट कर रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्मोग। उस हवाले से LWMC के क्या प्लान्स है, कुछ वो शेयर जी, करेंगे? बिल्कुल, स्मॉग लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा इशू है और आई थिंक इस दफ़ा जिस तरीके से हुकूमती इदारों ने तमाम ने काम किया है वो बड़ा कमेंडेबल है और स्मॉग पे कंट्रोल भी किया गया। LWMC का भी उसके अंदर एक रोल है। उसमें जो डस्ट सड़कों के ऊपर जम जाती है, जी। एक मैसिव अमाउंट के अंदर हमने डेली बेसिस के ऊपर उसकी स्क्रैपिंग की और उस डस्ट को कलेक्ट किया गया ताकि फ्यूजिटिव डस्ट भी एक कॉज है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट बर्निंग एक कॉज है स्मोक का। सॉलिड वेस्ट, उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। हमने तकरीबन 30 के करीब टीम्स बनाई हुई थी पूरे लाहौर में और अगर कोई वेस्ट बर्न करता था तो उसके ऊपर FIR की जाती थी, फ़ाइन किए जाता था। 30 लाख से ऊपर फ़ाइन्स किए गए। तकरीबन 70 के करीब लोगों को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। फिर वाटर स्प्रिंकलिंग और वॉशिंग, दो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो LWMC बहुत बढ़ा देता है। 100 किलोमीटर के करीब एरियाज़ की डेली बेसिस पे वॉशिंग होती है। लाहौर की 79 जो मेजर रोड्स हैं उसका एक वॉशिंग प्लान मुरतब किया गया और उसको डेली बेसिस के ऊपर उनकी रोटेशन पे वॉशिंग होती है। 1000 किलोमीटर के करीब हम फिर इन महीनों में मैकेनिकल स्वीपिंग भी करते हैं ताकि जो सड़कों में से डस्ट का एलिमेंट है वो ख़त्म हो सके। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज के अंदर कुदरती अनासर तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ह्यूमन एलिमेंट भी शामिल है। हमारे साथ उमर साहब हैं जो कि हमें बताएंगे LWMC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं टू कंट्रोल क्लाइमेट इश्यूज, टू कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज। सर, जी थैंक यू ये जो चार्ट है आपके पीछे, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ये किस चीज़ का है? जी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम रखती है और इसके ज़रिए से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। राइट। हमारे पास सबसे बड़ा गाड़ियों का फ्लीट है जो कि कंपनी खुद से ऑन करती है, पंजाब गवर्नमेंट ऑन करती है। 1400 प्लस व्हीकल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे शहर में निकलती हैं। ये चार्ट हमें नज़र आ रहा है जिसमें पूरे लाहौर के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट जगहों पे व्हीकल्स नज़र आ रही हैं जिसके डिफरेंट कलर्स हैं जो डिफरेंट डेटा इंडिकेट कर लें। ओके हमारे पास जो ग्रीन व्हीकल्स हैं वो हमें बता रही हैं कि ये व्हीकल्स जो हैं ऑन द मूव हैं। ओके जो ब्लैक व्हीकल्स हैं वो स्टॉप हैं Right. और इनका इंजन भी क्लोज है। और जो
इंजन स्टार्ट है और वेस्ट कलेक्शन का काम कर रही है, वो हमें लाइट ब्राउन कलर नज़र आ रहा है। ऑलराइट। तो हम इस पे अगर इसको हम जूम इन करें और हम इसको किसी भी गाड़ी पे किसी भी एरो पे क्लिक करें तो हमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि ये गाड़ी जो है ये किस गाड़ी का नंबर क्या है, और ये वाटर टैंक है, गुलबर्ग टाउन में काम कर रहा है, इसका लास्ट रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे था, और ये किस लॉन्गिट्यूड पे किस एरिया में मूविंग कर रहा है, और किस स्पीड इस वक्त करंट स्पीड क्या है। अराउंड कोई 1.5 लाख से 2 लाख लीटर फ्यूल कंजम्पशन को हमने कंट्रोल किया, कम नाज़रीन, किया ये मिनिमम। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये वो फ्यूल है जिसने बर्न होना था और CO2 एमिट करनी थी। सो दिस इज़ अ मेजर फैक्टर। आज क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। गाड़ियों के रूट जो है वो डिफाइन कर दिए गए, और गाड़ी उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी वर्कशॉप से निकलेगा, वो अपने एक डेजिग्नेटेड रूट के ऊपर जाएगा, और एक डंप साइट जो उसके नियर बाय डंप साइट आइडेंटिफाई कर दी गई है वहाँ पे जाके वेस्ट को डंप करेगा, और अगर उसके 2 रूट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो उन रूट्स को कवर करने के बाद वापस अपनी पार्किंग प्लेस पे आ जाएगा। ये अब हमको फिर काउंटर चेक भी करते हैं कि क्या ये अगर ग्रीन एरोज हैं तो ये शो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अपने रूट के ऊपर ही है गाड़ी, उसे कोई एक्स्ट्रा किसी स्ट्रीट में किसी अदर साइड पे वो नहीं गया, रूट से नहीं हटा, उसने अपने पूरे रूट को कवर किया है। इसके ऊपर हम इसका टाइम चेक कर सकते हैं, और हम किस तरह से पूरे लाहौर में किसी भी एरिया को चेक कर सकते हैं कि हमने ये कंटेनर जो हैं हमने कवर किए हैं आज के दिन में या नहीं किए। ये डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली अपनी अपनी लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चार्ट बता रहा है कि किस तरह से, अगर ये टुडे विजिटेड कंटेनर है तो ये ग्रीन है, अगर ये 24 आवर्स से तकरीबन गुजर गए हैं तो ये आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है। इसी तरह 48 आवर्स 72 पे रेड अलर्ट जनरेट हो जाता है कि 3 डेज तक यहाँ पे कोई नहीं गया। पूरे लाहौर के अंदर जितने कंटेनर को अराउंड 6000 प्लस कंटेनर्स हमने प्लेस किए हुए हैं, उन 6000 कंटेनर को हम एनी टाइम चेक कर सकते हैं। वो आप डाटा कैसे ओरिजिनेट करते हैं? आपको व्हाट्सएप के थ्रू आता है या आपकी ऐप के थ्रू आता है? सर ये देखिए, हमने इसके लिए सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली इसके अंदर ट्रैकर्स भी लगे हुए हैं, और ये हमने जियो मैप करके इसको अपने सिस्टम के साथ लिंक किया हुआ है। जब गाड़ी यहाँ जाके स्टॉप होती है और उसको कलेक्ट कर लेती है तो ये ऑटोमेटेड इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, और हमारे सिस्टम में अलर्ट आ जाता है कि ये इतने कंटेनर्स जो हैं ये आज के दिन में कवर। इसी तरह सर हमने एक, चूँकि बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि वर्कर्स जो हैं वो अक्सर अपनी वर्क प्लेस से गायब हो जाते हैं, या सफाई के काम में थोड़ा ये प्रॉब्लम हमें नज़र आता था, तो एक व्हाट्सएप बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेशन पे हमने लगाया है, और वो व्हाट्सएप डेटा कलेक्शन के बाद शाम तक हमें एक पूरी समरी देता है कि हमारे सुपरवाइजर्स ने, जो कि इनको चेक करने के लिए जाते हैं वर्कर्स को और गाड़ियों को, उन्होंने आज किन किन एरियाज़ को विजिट किया। तो इसका एक अलर्ट जनरेट होता जाता है, वो अपने पिक्टोरियल एविडेंस के साथ अपना डेटा यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये वाले जो मैप्स हैं और ग्राफ्स हैं, इनके बारे में बताइएगा कि ये कौन सा डाटा है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं और रील कर रहे हैं? सर ये हमारे पास LWMC ने एक अपनी हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की हुई है 1139। अगर सिटीजन को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट है, वर्कर नहीं जा रहा, गाड़ी ने कोई कंटेनर टर्न नहीं किया, तो हमें 1139 पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अराउंड 200 to 300 कंप्लेंट्स हमें डेली रिसीव होती हैं। स्पेशल इवेंट्स ओकेजन्स के ऊपर जो है वो कोई अराउंड 1400-1500 कंप्लेंट्स तक भी हम लोग जाते हैं। और LWMC की ऑपरेशन टीम की खूबसूरती ये है कि हम विद इन 24 आवर जो है उन कंप्लेंट को रिजॉल्व करके वापस देते हैं। और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हमें कॉल सेंटर से कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, अगर यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो अपलोड कर दी है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, या वेब मेल के जरिए, तो तमाम प्लेटफॉर्म्स आर ओपन। पब्लिक जो है बड़ी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इस कभी भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकती है, और LWMC विद इन आवर्स उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और क्लियर भी करता है, और उसकी बिफोर आफ्टर की डेटा भी अपलोड होता है, और थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, ताकि हम इसको काउंटर चेक कर सकें कि क्या ये इशू रिजॉल्व हुआ है। इसी तरह से सर हमारा ये व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम है, इसके वजह से हम चेक करते हैं कि जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड क्रिएट ना करें और इलीगल डंपिंग ना करें, तो क्या वो डेली लैंडफिल साइट पे आ रहे हैं, उनका विद पिक्टोरियल प्रूफ हमारे पास मौजूद है, कितना वेट लेकर वो लोग आ रहे हैं, कितना वेट जब आउट होता है, और नेट वेट हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये डंप साइट पे ये डंप साइट की पूरी मैनेजमेंट है यहाँ पे लखोड़े डंप साइट की, कि लैंडफिल साइट के ऊपर कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी। जी सर, ये वाला जो ग्राफ्स है ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? जी ये हमारी रियल टाइम सर ट्रिप की मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पे जो ट्रिप्स यहाँ से ऑफलोड होके जा रहे हैं वो साथ साथ सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, और हम डेली बेसिस पे ये चेक कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर कि यहाँ पे आज इतने बजकर इतने मिनट तक कितने ट्रिप्स जो है पहुँच चुके हैं, कितना टन वेस्ट जो है जो
जिन जिन मुख्तलिफ कंपनीज़ के ज़िम्मे अगर है या प्राइवेट सोसाइटीज़ ने लेकर आना है, तो वो क्या दिन 3 बजे तक, दिन 4 बजे तक, दिन 6 बजे तक अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह हमें ये चेक करने में भी आसानी रहती है कि कहीं शहर के अंदर कहीं इलीगल डंपिंग तो नहीं हो रही। कॉज अगर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने 50 टन वेस्ट रोज़ाना लैंडफिल पे भिजवाना है, अगर उसकी गाड़ी आज वो ट्रिप लेकर नहीं आई तो हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि आज फ़लाँ गाड़ी या फ़लाँ जगह से ट्रिप मिस हुआ है। हम उसको चेक कर लेते हैं, हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स उसको चेक करती हैं और अगर कोई इलीगल डंपिंग करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। वो सब थैंक यू सो मच, बड़ा आपने इन डेप्थ डाटा हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, एज अ जर्नलिस्ट हमारे लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डाटा कलेक्ट करना। आज यहाँ पर LWMC के डाटा सेंटर के अंदर खड़े होके हमें आपके सामने जिस तरह से सारी ब्रीफिंग दी गई, ये किसी भी साफी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एसेट है। इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, वी कैन कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, न्यू वेज टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 मसला है।